नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। और बिहार चुनाव पर यह विशेष पेशकश हमारी है वोटर शरणम गच्छामि। और इसके जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट होगा इस चुनाव का वो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का इंटरव्यू। शायद चुनाव शुरू होने के बाद, प्रचार कार्यक्रम आने के बाद पहला इंटरव्यू ये दे रहे हैं CNBC आवाज को। सर, आपने इतनी व्यस्तता के बीच में वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। यहीं से शुरुआत करें कि इस वक्त वोटर को आपका की मैसेज क्या है? आप किस प्लैंक पे, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम तो काम पर लड़ रहे हैं चुनाव। जो काम का ट्रैक रिकॉर्ड है, लोगों को मालूम है, जो चीज महसूस कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं, तो मेरा तो थीम वही है, किया है, आपके सामने है, आगे क्या करना चाहते हैं यही बताते हैं। तो काम के आधार पर है। और हमारा ज्यादा अपनी तरफ से जो बात हम रखते हैं वो पॉजिटिव साइड में, जो काम है, किया है, आगे करेंगे। और स्वाभाविक है, कुछ बातों का तो जवाब देना पड़ता है। तो चूंकि जहां जवाब देना है वहीं उतनी ही बात, वैसे तो हर बात का जवाब देना भी का वक्त नहीं होता है। हम लोग बिहार को हमेशा एनालिसिस जो करते रहे उसमें था कि अब बिहार बदल रहा है। आपका नाम रखा गया सुशासन बाबू, और हमको लगा कि पूरा सार्वजनिक जो बातचीत है, जो डिस्कशन है, वो बदल जाएगा और हम लोग डेवलपमेंट पे बात करेंगे। बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं, पॉलिटिक्स सिर्फ जाति की हो रही है। ये दोनों कैंप में हम देख रहे हैं। नहीं, ये जो जाति की बात है, डेवलपमेंट का आवरण रखते हुए सब कुछ जाति आधार पर करना, उसका जो एक कहते हैं डिस्कोर्स जिसको आप बोलते हैं, जो लोग चर्चा में जिन चीजों को लाते हैं, इसमें बीजेपी ने ये काम किया। आप कहेंगे कैसे? तो उन्होंने सबसे पहले डायरेक्टली एड्रेस किया एक पर्टिकुलर कास्ट को। यदुवंशियों की रक्षा हम करेंगे, यानी इस तरह की बात की गई है स्ट्रेट बीजेपी के साइड से, और वो भी टॉप मोस्ट लेवल से। उसका तो उस पार्टी के द्वारा कह दिया कि भाई ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है। भाई प्राइम मिनिस्टर तो कोई हो सकते हैं, उनकी ये आइडेंटिटी तो प्रकट नहीं की जाती थी, लोग जानते ही हैं। लेकिन ओबीसी प्राइम मिनिस्टर तो नेचुरली बाकी लोगों ने जवाब दिया कि भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी ओबीसी प्राइम मिनिस्टर श्री HD देवेगौड़ा थे, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन बात यही नहीं आई। इन लोगों ने जो भी अपनी रणनीति बनाई है और उसको बहुत ही जोर शोर से प्रचारित भी करते। बीजेपी के लोग जितना करते नहीं है उतना ज्यादा प्रचार करते। जैसे कहेंगे हमारा माइक्रो मैनेजमेंट ये हो रहा, तो इतनी हजार सभाएं होंगी, तो इतने लाख लोग लगे हुए। तो ये सब चीजें जो होती है, ये एक उनके प्रचार अभियान का हिस्सा है। उसी प्रकार से अलग अलग जातियों को लेकर इन लोगों ने बहुत प्रचार किया कि ये जात हमारे साथ है। तो यानी सीधे कास्ट के टर्म में ये पूरी पॉलिटिक्स की चर्चा करना, इसकी शुरुआत की है बीजेपी ने। अच्छा, मैं आर्गुमेंट अगर फ्लिप करूं और ये कहूं कि हम लोग जिस तरीके से जाति के आधार पर बिहार के चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं, तो 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें ये बात सामने आई कि लोगों ने जाति के कंसिडरेशन को तोड़ करके बीजेपी को वोट दे दिया। अगर उस आर्गुमेंट को अगर इस असेंबली चुनाव में एक्सटेंड किया जाए और लोग अपनी जातियों के कंसिडरेशन को छोड़ करके, जैसे हम ट्रेडिशनल एनालिसिस करते आए हैं, उससे हट करके अगर वोटिंग करेंगे तो वो आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। देखिए, जो लोकसभा का चुनाव था, ऐसा कहना कि बिल्कुल जातियों से अलग हो गया था, ये कोई एग्जेजरेशन है। नंबर 1, देश भर में भी लोकसभा के चुनाव में उनको 2-3 फायदा मिला। एक तो
जो केंद्र में सरकार थी उसके खिलाफ नाराजगी थी। सामने कोई विकल्प नहीं था। बीजेपी ने अपने को विकल्प के रूप में पेश किया और इसमें वो कामयाब हुए। तो एक ट्रैक्शन तो यह था, जो उनको हटाना चाहते हैं वो इनको वोट दे रहे हैं। दूसरा, उनका शुरू से ही एक कॉम्युनल एजेंडा रहा, उसके आधार पर उन्होंने सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश की और ऐसी ऐसी बातें कही गई है। कोई कहे कि जातियों से हटकर लोगों ने वोट किया, वो दरअसल इन्होंने जो माहौल बनाया उसमें काफी हद तक कम्युनल लाइन पर पोलराइजेशन करने की कोशिश उन्होंने की और एक हद तक कामयाबी मिली। तीसरी बात उन्होंने की कि थोड़ा एस्पिरेशन जगाया लोगों का और इस तरह से इन्होंने इतनी बातें की कि लोगों को एक उम्मीद दिखी और इन सब चीजों को इस प्रकार से किया और इस ढंग से प्रचारित किया और इतने जबरदस्त ढंग से प्रचार किया कि वो चारों तरफ छा गए प्रचार माध्यमों से। तो इन सब का लाभ उनको। हम लोग एक आर्गुमेंट मेंटेन करते आए हैं, खास करके मैं, कि बिहार की जनता को कम्युनल लाइन पे पोलराइज आप नहीं करा सकते। जाति वहां का सामाजिक सच है और मैं इसको जातिवाद बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये सामाजिक संघर्ष का एक वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी चलेगा, बराबरी की लड़ाई है और चलेगी। ऐसे में क्या इस चुनाव में कम्युनल लाइन पे, रिलीजियस लाइन पे पोलराइज करने की उनकी कोशिशें आपको दिखती हैं और क्या कामयाब होती दिखती हैं? लोकसभा के चुनाव में उनको सीमित कामयाबी मिली। इस पॉइंट सीमित, पूरे तौर पर नहीं मिल सकती, बिहार में नहीं मिल सकती। उसका एक कारण है कि लोकसभा में लोग झेल चुके, उनको मालूम है कि लोग अपने मतलब के लिए सारा काम करते, वोट प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं है, अन्य प्रकार से आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तो अंत में भावनाओं के साथ खेलते। तो एक तो लोगों की समझ में ये बात आ गई और ये प्रदेश का चुनाव, यहां पर उसकी कोई ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे। देखिए, प्रयास तो उनका यहां तक है और जो हमने देखा है कि स्थानीय स्तर पर कुछ झगड़े करा रहे हैं, लोकल लेवल पर। इसको थोड़ा साफ करके पूछें। कोई बड़ा क्लैश भले ही ना हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर लो कॉस्ट, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोफाइल झगड़े और या धीमी आंच पर जिसको सेकना कहते हैं। तो दादरी कांड जो हुआ उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि सारी पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो चुप थी। कल से बोलना शुरू हुआ। लालू जी बोले, अरविंद केजरीवाल गए, उनको रोका, फिर राहुल गांधी गए। आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, वो एक पृथक विषय है, लेकिन हम इसको पहले कंप्लीट कर दें। हमने देखा ये है कि एक ट्रेंड है इनका कि थोड़ा लोकल लेवल पर झगड़ा कराओ, जिसका असर 4, 5, 7 गांव तक ही हो, अल्टीमेटली उसका 3000, 4000, 2000 वोट का ही अंतर पड़े। तो ये उनकी इस बार की टेक्निक दिख रही है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी फीलिंग नहीं, इसके बारे में एक समाचार पत्र में बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी आई है, नेशनल डेली में, इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी। तो इस प्रकार का ट्रेंड है, कोशिश उनकी है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों के बीच में ये आशंका भी प्रकट की जा रही है और हम लोगों ने काफी लोगों को ये बताने की कोशिश की, और इस बार के चुनाव में दशहरा और मुहर्रम एक ही समय है, इसमें मूर्ति विसर्जन और उधर से ताजिया, तो बहुत संभावना है। और हम देख रहे हैं कि इनका एक ट्रेंड है और तरीका तो वही पुराना है, किन किन चीजों पर तकरार होता है, फिर उसके बाद झगड़ा होता है, बढ़ता है। तो ये उनकी कोशिश है। ये बताएं, कुछ मोटे आंकड़े पर अगर हम बात करें कि उस चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस को मिलाकर के
करीब 45%, 45%, और सामने एनडीए को करीबन 36%। लेकिन जब बाइपोलर चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो उसमें इस आंकड़े को कैसे देखा जाए? क्या आपके वो 45% इंटैक्ट हैं और उसमें आपको और बढ़ाने की जरूरत होगी? तो वो वोट आपको किन सामाजिक वर्गों से मिलता हुआ दिखता है? देखिए, एक तो हर चुनाव का एक अलग गणित बनता है, और मैं तो अब देख रहा हूं कि प्रत्येक चुनाव में तो पुराना अरिथमेटिक हम यहां न लगाएं। नहीं, पुराना अरिथमेटिक रेफरेंस तक के लिए ठीक है, लेकिन वही सब कुछ है ये मानकर नहीं चलना चाहिए। व्यक्तिगत मेरी अपनी राय। वैसे जहां तक सवाल है, यानी हम लोगों की पार्टी जेडीयू, तो बिल्कुल जिसको कहिए कि उससे तो आप और किनारे कहीं जा ही नहीं सकते। तो वैसी स्थिति थी। तो वो वोट तो जो हमारा समर्थन है वो उस वोट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उससे बड़ा समर्थन है। क्योंकि आज आप देखिए कि बहुत लोग कहते थे कि अरे ये दिल्ली का चुनाव, ये स्टेट का चुनाव नहीं। तो उस हिसाब से देखिएगा तो वो वोट तो बहुत ज्यादा है, और बाकी वोट सबको आप जोड़ते हैं तो हमको तो लगता है कि वो वोट बढ़ेगा, घटने का सवाल नहीं। अच्छा, बीजेपी साइड में ठीक है, बाइपोलर हुआ, तो बाइपोलर होने से बहुत सारे वोट जो इधर उधर जाते हैं वो भी दो हिस्से में बंटने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उस हिसाब से कुछ बढ़ सकता है। लेकिन जो उनको वोट मिला वो पीक था, और उससे बेहतरीन स्थिति उनकी कभी पैदा नहीं हो सकती। कई ऐसी बातें वो कर रहे हैं और बहुत जोर शोर से कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जैसे जंगल राज, कोई अर्थ नहीं, कानून का राज है। आज भी जो हम लोगों की सरकार चल रही थी तो लालू जी के समर्थन से चल रही थी। तो हमारा तो कोई तजुर्बा है नहीं ये बताएं कि किसी प्रकार का दबाव था, लेकिन वो एक भ्रम फैलाना। और अभी भी आज हम देख रहे थे, कल कहीं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, वो कह रहे थे, जो हमने देखा है अंग्रेजी अखबार में, तो उनका कहना था कि मेरे पीछे जंगल राज का भूत आ रहा है। तो वो भी भूत बोल रहे हैं, सच नहीं, भूत। मैंने भूत का डर दिखा रहे, भूत तो रियलिटी है नहीं। लेकिन बहुत लोगों ने यह पॉइंट आउट किया कि मोदी जी ने अब जंगल राज कहना बंद कर दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा कह रहे हैं तो शायद इनको फीडबैक ये मिल रहा है कि आप यादव कम्युनिटी को नाराज कह रहे हैं कि साहब हम इस तरह से बदमाश लोग हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है कैंपेन। नहीं, वो विड्रॉ कर लिए हों, उस दिन क्या कारण था उनका, लोगों ने जो देखा टेलीविजन पर, उनके भाषण को सुना, वो सब लोग कह रहे थे कि भाषण में कोई दम नहीं था। अब उनके पब्लिसिटी का नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि उसमें ही बहुत कुछ लोग लिखते हैं और जो भी करते हैं। तो खैर उस विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी मीटिंग में उन्होंने एक मीटिंग में क्या कहा उसका कोई मायने नहीं। इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं सिवाय इसके, कुछ नहीं है इसके सिवा। एक और प्रश्न, बहुत कोई दूसरा नहीं, दो ही बात वो कहेंगे, मेरे ऊपर अहंकारी होने का। भाई हमको किस बात का अहंकार है? अपने नीति सिद्धांत के प्रति अडिग रहना अहंकार नहीं होता। और जहां तक अहंकार की बात है, हम स्वाभिमानी हो सकते हैं, अहंकारी नहीं हो सकते। और ये कौन लोग कह रहे हैं मुझको अहंकारी? कौन लोग कह रहे हैं? आप जरा बताइए कि उस पार्टी में क्या हाल है। उस पार्टी को खड़ा करने वाले लोग हाशिए पर कर दिए गए। कहां है अडवाणी जी, कहां है मुरली मनोहर जोशी जी? भाजपा के तीन धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, यही तो नारा लगाते थे। तो अटल जी तो अब अलग हैं, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी दोनों राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन किनारे कर दिया। अडवाणी जी ने भाजपा को 2 सीटें थी संसद में, लोकसभा में, 86 तक पहुंचाया, उसके आगे और बढ़ते गए। उनका क्या हासिल किया? अहंकार किनके मन में? स्टेट में हम लोग देखते हैं।
यहाँ एक सवाल लोगों ने बहुत उठाया था कि लालू जी की और आपकी जो नई जुगलबंदी है वो कितना टिकाऊ होगी टिकट वितरण से लेकर के प्रचार चलाने तक, और वोट ट्रांसफर, क्योंकि अपने आप में एक प्रणाली है वोट ट्रांसफर कौन किसको करता है, तो वोट ट्रांसफर दोनों का मुकम्मल ढंग से हो जाएगा और एक ही खाते में इकट्ठा होगा, या उसमें भी थोड़ा सा फाइट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, महागठबंधन बना तो बीजेपी के गठबंधन में तो रोज झगड़ा, आज तक वो जारी है। लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, सीट की संख्या को लेकर लड़ते रह गए। बीजेपी अपने पूरे सीटों का फैसला तक नहीं कर पाई, काफी विवाद चलता रहा। और बीजेपी में जिस तरह के लोगों को टिकट मिला है, इसके बारे में बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ गई। हमारे यहां तो कुछ नहीं हुआ, बगैर किसी विवाद के ये तय हो गया कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, और इसके बाद बिना विवाद के ये तय हो गया कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। और तब पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया, अलग अलग घोषित नहीं किया। एक साथ तीनों दलों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हुई। कोई दो सुर नहीं है हमारे। अगर 3 एक्स फैक्टर हम पकड़ें, एक एक्स फैक्टर है महिला वोट, उसमें ये आमतौर पर माना जा रहा है कि उसमें आपको बढ़त है, आपकी एक छवि है। लेकिन जो युवा वोटर है उसके बारे में डिबेट है कि ये जाति पर वोट करेगा या एस्पिरेशन पे वोट करेगा, और उस एस्पिरेशन में आपसे बड़े ड्रीम सेलर मोदी जी नहीं हो गए हैं क्या? और तीसरा सवाल कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं जिनको हम पचपनिया बोलते हैं, वो दरअसल में निर्धारित करेगा इस चुनाव को। देखिए, अलग अलग विश्लेषण है। जहां तक यूथ की बात है, हम भी जितनी मीटिंगें कर चुके हैं, हम देख रहे हैं युवा ही युवा भरे हुए, और जो हमारे 7 निश्चय हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो सीधे उनकी जरूरत और उनकी तरक्की के लिए और उनके एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए जरूरी है। उनका पैकेजिंग ग्लैमरस है, आपके साइकिल पर उनकी स्कूटी। हाँ, आप देखिए ना, इससे बढ़कर के तो कोई जिसको कहिए कि डेस्परेशन की बात ही नहीं हो सकती। डेस्परेट है। अरे साइकिल हमने योजना शुरू की, साइकिल का मतलब एक सवारी नहीं है सिर्फ। साइकिल से आत्मविश्वास जागा, आत्मबल जागा, आत्मनिर्भरता का भाव पैदा हुआ है। लड़कियों के अरमानों को पंख लगे। जो साइकिल में है दम, वो किसी और चीज में नहीं है, ये जान लीजिए। और स्कूटी, भाई 8,15,000 लड़कियां क्लास 9 में, योजना जब शुरू हुई थी तो क्लास 9 में 1,70,000 लड़कियां थी, अब 8,15,000 लड़कियां साइकिल चलाते हुए गांव से निकलकर स्कूल जाती है। साइकिल ने तो सामाजिक परिवर्तन लाया। भाई पटना शहर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लड़कियां साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी। आप कल्पना करिए, यहां अगर गांव में कोई लड़की साइकिल चलाते हुए दिख जाती तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के उनके पेरेंट्स को, माँ बाप को कहता कि भाई लड़की को संभालो। और आज आप देखिए, हर घर से, गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। नजारा मैंने बड़ा दिलचस्प देखा। आज मैं आपके हरनौत इलाके से गुजरा, पूरा बाजार, मुझे लगता है 70% महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां नजर आ रही थी। टाइम ऐसा रहा होगा कि अपने खरीद बेच के लिए आए भी होंगी, लेकिन महिलाओं से भरा हुआ था हरनौत। नहीं तो महिलाएं घरों के बाहर निकल रही। महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, उनमें जो जागृति आई है, उसमें 2 चीजों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 3 चीज कहिए। नंबर 1, ये साइकिल योजना, पोशाक योजना शुरुआत, साइकिल योजना। दूसरी चीज, उसके पहले हमने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप पर हमने बहुत ध्यान दिया। एक तरह से गांव में तो सामाजिक क्रांति आ रही है, परिवर्तन है हुआ।
बीजेपी के लोग कहते हैं परिवर्तन लाएंगे। अरे क्या परिवर्तन लाइएगा? हमने लड़कियों को घर से निकालकर साइकिल चलाते हुए स्कूल पहुंचा दिया। आप क्या परिवर्तन लाए? उसकी साइकिल छीन करके फिर वापस घर पहुंचाइएगा क्या? क्योंकि है दकियानुसी ख्याल के लोग। उनका जो रियल थीम है वो तो यही है कि लड़कियों को और महिलाओं को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, संभव है फिर से वो लड़कियों को घर के अंदर कैद करवा दें। ये आपने अच्छा याद दिलाया, वो चेंज की, परिवर्तन का जो नया नारा लगा रहे हैं। और वैसे देखा जाए कि 2 टाइम इनकम्बेंसी है, तो उनका परिवर्तन वाला पैकेजिंग क्यों न बिके? अरे क्या बिकेगा? कोई एंटी इनकम्बेंसी हो तब न, या तो प्रो इनकम्बेंसी है। जो वोट नहीं भी देगा अगर हमको, ये नहीं कह रहा है कि हम कोई गलत आदमी, ये क्या एंटी इनकम्बेंसी है? सर बिल्कुल भाई, कतिपय कारणों से, स्थानीय या अन्य कारणों से कोई भले ही वोट न दे, लेकिन आपको कोई मिल जाए, बिरला ही आपको कोई मिलेगा जो मेरे बारे में कोई ऐसी बात बोलता हो जो साबित करे कि भाई बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। एक बात और है यहाँ पे, एक सवाल याद आ गया इसलिए पूछूंगा, वो ये कि भारत में अब जिस प्रकार का वर्डिक्ट आया, उसमें लोग कहते हैं कि एक अपोजिशन के तौर पर वैक्यूम है, सामने अब कोई बड़ा चुनौती देने वाला विपक्ष नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपके लिए वो बड़ा मौका है कि बिहार का चुनाव अगर आप जीतते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर उस अपोजिशन की भूख, जो कि सरकार बनाता है, रूलिंग पार्टी बनाता है, उसको अपोजिशन भी चाहिए होता है, आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और आप उसको पकड़ ही लेंगे? देखिए, लोकतंत्र में ये एक इनहेरेंट टेंडेंसी है, स्वाभाविक है, और यही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। अगर किसी को सत्ता पर जनता बिठाती है, उतनी ही रुचि लोगों की होती है कि विपक्ष सशक्त हो, और ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। विपक्ष सशक्त हो, तो ये जैसा समझ रहे हैं कि इनके लिए वोट किया, अरे भाई वोट क्या, 31% पर मेजोरिटी मिल गई, स्प्लिट ऑफ वोट चारों तरफ है। खैर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, हाँ, लेकिन इतने कम वोट पर इतना मैसिव मेजॉरिटी नहीं होता था। तो इनको सत्ता पर लोगों ने बिठा दिया, इन्होंने बहुत ख्वाब दिखाए हैं। साथ साथ लोगों के मन में हमेशा ये बात रहती है कि अपोजिशन को भी स्ट्रांग होना चाहिए, वरना बेकाबू हो जाएंगे, लोकतंत्र ही मिट जाएगा। तो इसका 2-4% तो बिहार के चुनाव, तो बिहार का चुनाव है, लेकिन निगाह इस पर, चुनाव पर देश भर के लोगों की है। एक आखिरी सवाल, अपनी तटस्थ स्थिति को मेंटेन करते हुए मैं यूं पूछूंगा कि कौन जीतेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर सब लोग कमेंट्री कर रहे हैं, नेक टू नेक है, बड़ा क्लोज फाइट है, कांटे की टक्कर है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। जो जीतेगा वो बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगा। अब देखिए, एक तो चारों तरफ क्यूरियोसिटी है, इस पूरे साल कोई दूसरा चुनाव नहीं था, ये चुनाव है, और बिहार का चुनाव कई मायनों में इसकी बड़ी अहमियत है बिहार के चुनाव की, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि भाई अपोजिशन को भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक नेचुरल डिजायर है लोगों का कि भाई बिहार में ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि दिल्ली के लोग सनक न जाए, ये एस्पिरेशन कि जीतने वाली पार्टी अच्छे बहुमत से जीतेगी, 118 122 वगैरह नहीं। अब जीतने वाली पार्टी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन लोग आते हैं, लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई? लिखते कुछ और हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो साफ तौर पर बताते हैं कि पलड़ा झुका हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है, और आपको जिस प्रकार से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू।